नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशंस, उसके इलेक्शन प्रोसेस और रिमूवल के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो संविधान में कहाँ पर दी गई है। हमारे संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है। और ये इसमें भी जो आर्टिकल 52 से 78 तक हैं, ये आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका से संबंधित हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्योंकि हम फोकस करेंगे, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से संबंध रखने वाले कुछ खास जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आर्टिकल 54 जो ये बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर्स कौन होंगे। 55 बताता है कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। 57 कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यानी री इलेक्शन के बारे में है। आर्टिकल 62 कहता है, हालांकि ये सीधा चुनाव से संबंधित नहीं है, लेकिन ये जिक्र करता है कि राष्ट्रपति की समय अवधि कितनी होगी, कितना समय मिलेगा राष्ट्रपति का अगला चुनाव कराने के लिए। आर्टिकल 71 इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं वो इन 3 एक्ट के तहत किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, इसके तहत हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या बाकी जितने भी इलेक्शन किए जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को छोड़ के, वो इन दोनों एक्ट के तहत किए जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए हमने एक अलग से एक्ट बनाया है जिसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 कहते हैं। अभी तक इसमें 2-3 बार संशोधन भी हो चुका है, 1974 में, 1977 में। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जब 1952 में एक्ट बना था तो सबसे पहले राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 2 अनुमोदक और 2 समर्थकों की ज़रूरत होती थी। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग होता है, तो इस पद का दुरुपयोग भी कई शौकीन लोगों ने चुनाव लड़े। और कुछ शरारती लोग तो ऐसे थे जो लगातार लगे रहे। जैसे 1974 में मैंने बताया कि इसमें अमेंडमेंट किया गया और अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 2 से बढ़ाकर 10-10 कर दी गई, लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व लगातार लगे रहे। कहा जाता है कि यूपी से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धरपकड़ साहब बुलाते हैं उनको। उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन में फेल हुए। फिर इसके बाद 1997 में एक संशोधन किया गया और अब इनकी संख्या बढ़ाकर 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक तक कर दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बार बार इस पद में जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट शो ना कर पाएँ, वो इसमें जो चुनाव है वो ना लड़ पाएँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1967 के इलेक्शन में 17 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला था। यानी सोचिए कि उनका कोई बेस ही नहीं था, उसके बावजूद भी वो नॉमिनेशन फाइल करते थे और चुनाव लड़ते थे। तो ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को इलेक्शन से बाहर करने के लिए इसमें ये संशोधन किए गए थे। और अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका नाम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक या समर्थकों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अभी देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन बेस्ड है। इन प्रिंसिपल्स को आप खास ध्यान रखिए। अगर आपने ये एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला है, हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी डायरेक्ट जनता इसको नहीं चुनती है। कौन चुनता है? कुछ खास लोग चुनते हैं। ये खास लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं,
क्यों आते हैं, ये चीज अभी डिस्कस करेंगे। आपका दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रिंसिपल। इस यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, यानी सबसे आगे निकलने की पद्धति, जो कि हम लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में या पंचायत के चुनाव में देखते हैं, वो यहाँ पर लागू नहीं होती। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको अभी जानेंगे 5 मिनट बाद। इसके अलावा इसका एक और जो प्रिंसिपल है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी यहाँ पे वोट एक ही होता है लेकिन वो उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के ऊपर बेस्ड है। इसका चौथा प्रिंसिपल है कि यहाँ पे सेक्रेट बैलेट सिस्टम अपनाया जाता है, यानी गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ आप ध्यान दो कि इंडिया में जितने भी चुनाव होते हैं उनमें केवल राज्यसभा का चुनाव ऐसा है जिसमें ओपन बैलेट सिस्टम अपनाया गया है, अदरवाइज सब में सेक्रेट बैलेट सिस्टम है। तो अगर आप इसको इस लिस्ट से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। बाकी जो 3 प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो लास्ट प्रिंसिपल या की पॉइंट क्या है, ये है फेडरल प्रिंसिपल, यानी संघीय जो प्रिंसिपल है, संघीय सिद्धांत जो है उसको अपनाया गया है। संघीय सिद्धांत का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ तो आप एक बार ध्यान ले जाइए और आपको पता चलेगा कि दुनिया में आपको 3 तरह के देश देखने को मिलेंगे। एक वो जहाँ पे केवल केंद्र सरकार होती है, यानी एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्य। दूसरे वो जहाँ पे संघात्मक शासन होता है, यानी आपको 2 तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, एक केंद्र और दूसरी राज्य। और तीसरी ऐसी होती है जहाँ पे कन्फेडरेशन सिस्टम होता है, यानी राज्य अपनी इच्छा से केंद्र को खत्म कर देते हैं और इतना लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से कि जब चाहें वो उस फेडरेशन से बाहर आ सकते हैं। इसे आप कन्फेडरेशन बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा सिस्टम अपनाया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया है, संघीय ढांचा अपनाया गया है। इसलिए हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी संघीय सिद्धांत को पूरा ध्यान रखा है और यही वजह है कि हमने स्टेट और यूनियन दोनों को बराबर का महत्व दिया है। अभी ये हमने महत्व कैसे दिया आइए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, तो सवाल सबसे पहले हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि जब बाकी जगह डायरेक्ट इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट क्यों नहीं। यानी ये सोचने वाली बात है कि 1951-52 में जब हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन हुए तो हर 21 साल से ऊपर वाले व्यक्ति ने वहाँ पर मतदान किया। अभी ये उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि जो जनता इतनी समझदार हो चुकी थी 1951 में कि वो लोकसभा में मत डाल सकती थी, तो वो 1952 में प्रेसिडेंट को क्यों नहीं चुन सकती थी। क्या वजह थी कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन को चुना। तो इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला ये कि हमारा देश बहुत बड़ा है और 60-70 साल पहले लोगों से चुनाव के दौरान कैसे संवाद किया जाए। उस समय ना तो हमारे यातायात के साधन बहुत ज़्यादा विकसित थे, ना इंटरनेट अवेलेबल था और खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो और हम नए नए आज़ाद हुए थे क्योंकि हम एक ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हालत में थी। इसलिए हमने कोशिश की कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे देश से चुना जाना है, तो इनको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुन लिया जाए, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा जाए। दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि अगर हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुन लेते तो यहाँ पे प्रश्न उठता कि क्या एक डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह मान लेता। हमने यहाँ मॉडल कौन सा चुना, हमने यहाँ मॉडल चुना था इंग्लैंड का संसदीय शासन व्यवस्था का मॉडल। और संसदीय शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट जनता से चुन के आता तो क्या वो अपने आप को नाम मात्र का मुखिया मानता।
वो सहमत नहीं होता, उसको लगता कि क्योंकि मैं जनता से चुन के आया हूँ तो मैं जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में टसल चलता रहता, उनमें खींचातान चलती रहती, और इस वजह से हमें शासन में कुछ दिक्कतें आ सकती थी। ये वजह भी रही कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन को चुना। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्यों चुना। अब बात आती है कि जब डायरेक्ट जनता नहीं चुनती तो कौन खास लोग हैं जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, यानी इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन से लोग शामिल हैं। देखिए, जहां जहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा कराया जाता है। इसको आप चुनाव मंडल बोल सकते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं आपके केंद्र के सदस्य और राज्यों के। अब केंद्र से कौन है, आपके पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, यानी ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ध्यान दो, यहाँ शब्द इलेक्टेड पे, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें शामिल नहीं है। दूसरा, राज्यों से कौन शामिल होंगे, राज्यों से शामिल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो आई होप पता चल गया आपको कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जो सिस्टम अपनाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का, तो यहां सवाल उठता है कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना हो तो कौन सा मेथड अपनाया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले शुरुआत में भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जितने इलेक्शन होते हैं आमतौर पर, चाहे वो लोकसभा का हो, पंचायतों का हो, ये म्यूनिसिपैलिटी का हो, विधानसभा का हो, किसी भी टाइप का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को छोड़ के, उनमें ज़्यादातर में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। यानी इसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे चुना हुआ मान लिया जाता है या उसे निर्वाचित मान लिया जाता है। और ये जो पद्धति है वो आमतौर पर डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए प्रचलित है। तो इस तरीके का जो ये जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट मेथड है वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सूट नहीं करता था। अब फिर से सवाल उठेगा कि क्यों नहीं सूट करता था। तो यहाँ पे आप कल्पना करो, सपोज करिए कि एक विधानसभा है, ठीक है, जिसके वोटर हैं 1 लाख और उसके 10 उम्मीदवार हैं, तो वो वोट 1 लाख में से केवल 60,000 लोग वोट डालने आए, ठीक है, और केवल एक व्यक्ति को 60,000 में से 10,000 वोट मिले। टोटल कितने बचे, 50,000। 10 कैंडिडेट खड़े थे तो एक को 10,000 मिले और बाकी 9 में 50,000 बंट गए, यानी किसी को भी 10,000 से बाकी 9 को कम ही मिले हैं, केवल एक व्यक्ति को 10,000 मिले हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति चुना हुआ मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उस 10,000 वाले को ही मिले हैं। तो आप देखिए कि टोटल 1 लाख की पॉपुलेशन में 60,000 ने वोट किया और उसमें से केवल 10,000 मिलने की वजह से कोई व्यक्ति उस पद पर आ गया। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो केवल 10,000 की जनता द्वारा चुना गया है, क्या वो 1 लाख की जनता का सही प्रतिनिधि माना जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं माना जा सकता। तो राष्ट्रपति के पद में, क्योंकि पूरे देश में एक ही पद है, अगर ये व्यवस्था लागू कर देते तो हो सकता था कि माइनॉरिटी द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता, या देश की जो बहुसंख्यक जनता है जिसने उसके लिए वोट नहीं किया या जो उसको नापसंद करती है वो व्यक्ति चुनकर आ सकता था। तो ऐसे में हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये खतरा नहीं उठाया और इसलिए हमने एक दूसरा सिस्टम अपनाया जिसको हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। अब सवाल उठता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्यों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व किन चीजों का अनुपात है, ये किस सेंस में प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमारे यहाँ मैंने बताया था कि फेडरल सिस्टम जो है हमारा, फेडरल प्रिंसिपल का ध्यान रखा गया है। तो फेडरेशन में 2 तरीके की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो राष्ट्रपति जो है उसके चुनाव में आपके एमपी भी भाग लेते हैं और एमएलए भी भाग लेते हैं।
तो आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश में जो एमपी हैं वो कितने हैं? 550 आपके लोकसभा में है और 250 राज्यसभा में है। ठीक है, तो टोटल मिला लोगे तो कितने बनेंगे? 550 वो और 250 ये 800 बन जाएंगे। और पूरे देश में एमएलए कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि कुछ राज्य मिलकर अपना कार्टेल बनाकर, अपना ग्रुप बना के राष्ट्रपति का चुनाव कर लें और पूरे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमएलए वो पीछे रह जाएं। या ऐसा हो जाए कि जैसे कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नागालैंड जैसा, गोवा जैसा छोटा स्टेट है, वो कम वोट डाल पाए और यूपी के पास क्योंकि ज़्यादा वोट हैं तो ऐसे में कुछ बड़े राज्य मिलकर डिसीजन लेने लगे। इसलिए कोशिश की गई कि अगर केंद्र और राज्य जो हैं इनमें एक संतुलन बनाया जाएगा। यानी आप सपोज करिए कि अगर रस्साकसी होती है, इन दोनों के बीच में कोई रस्साकसी कराई जाए, तो उसमें राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में हो कि ना केंद्र उसको अपनी तरफ खींच पाए और ना राज्य अपनी तरफ झुका पाए। तो राष्ट्रपति का पद जो है वो संतुलन बना के रखे, वो संतुलन में रहे, दोनों का उसमें प्रोपोर्शनल योगदान रहे, अनुपातिक योगदान रहे, इसलिए ये सिस्टम अपनाया। अभी देखते हैं कि ये अनुपातिक कैसे रहेगा, ये अनुपात कैसे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जो निर्वाचक मंडल है उसमें राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की मतों की वैल्यू निकालते हैं और फिर उनके हिसाब से जो आपकी संसद सदस्य हैं उनके मतों की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में हमने ये समानता लाने की कोशिश की कि जो राष्ट्रपति है वो ना केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व हो और ना ही केवल केंद्र का, बल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि हो। तो इसके हमने दो विधियों का प्रयोग किया है। पहली विधि में हमने राज्य विधानसभा के जो एमपी हैं, जो सॉरी एमएलए हैं, एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने का प्रोसेस बताया। और ये प्रोसेस क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, प्लीज मार्क द वर्ड निर्वाचित, ठीक है, इंटू 1/1000। यहाँ पे 1/1000 इसलिए लगाया गया क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लाखों करोड़ों में है, इसलिए वो बहुत बड़ा नंबर ना है, उस नंबर को छोटा करने के लिए ये लगाया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, एमपी की वैल्यू सॉरी एमएलए के वोट की वैल्यू राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए की जनसंख्या इंटू 1/1000। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, जब हमें एक विधायक के मत का मूल्य मिल गया तो उसके बाद हमने फिर संसद सदस्यों के मत का मूल्य निकालना है। और संसद सदस्यों के मत का मूल्य कैसे निकालना है? सारे राज्यों के जितने भी एमएलए हैं उनकी जो वोट की वैल्यू आई है उस वोट की कुल वैल्यू को संसद सदस्यों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित एमपी हैं उनकी सदस्य संख्या से भाग देना है, तो आपके एक एमपी की वोट की वैल्यू आ जाएगी। अब जब आपके पास एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू आ गई है, ठीक है, हालांकि ये दोनों की वोट की वैल्यू अलग अलग है लेकिन ये इक्वल प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो फिर बात आती है कोटा निकालने की विधि, यानी क्या कोटा दिया जाएगा। कोटा का मतलब है कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितने वोट प्राप्त करने जरूरी हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मतों की कुल संख्या का मतलब है कि एमपी प्लस एमएलए के वोट की वैल्यू डिवाइडेड बाय निर्वाचित पदों की संख्या प्लस 1। निर्वाचित पद कितने हैं भाई, राष्ट्रपति का पद पूरे देश में एक ही है, तो 1 + 1 मतलब 1 + 1 कितना होगा 2। इसका मतलब क्या है कि टोटल मतों की संख्या अपॉन 2 + 1। इसका मतलब क्या है कि 50%, 51%, मोर देन 50% जिस भी व्यक्ति को वोट मिलेंगे वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में सबसे कम मत
मतलब कम मतों के आधार पे भी व्यक्ति जीत सकता है सिर्फ इस वजह से कि बाकी उम्मीदवारों को उससे कम वोट मिले हैं। ऐसा सिस्टम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी व्यक्ति को अन्य उम्मीदवारों से चाहे कितने भी ज़्यादा वोट मिले हों, जब तक वो 51% का कोटा पूरा नहीं करता, वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रिंसिपल जो है सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपने देख ही लिया। इसमें मैंने लिख दिया है कि इलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसको 50% से ज़्यादा वोट लेने होंगे, यानी एटलीस्ट 51%, और उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी, है ना। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब क्या है कि अब 51% तो किसी एक को ही मिल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कैंडिडेट मोर देन वन हो सकते हैं, हो सकता है 5 कैंडिडेट खड़े हो सकता है 10 खड़े हो सकता है 50 खड़े हो, तो इसमें क्या होगा, जो मतदाता है वो किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं डालेगा, वो सभी उम्मीदवारों को एक वोट डालेगा। और कैसे डालेगा, उसमें वो अपनी प्रेफरेंस लिखेगा कि मेरी पहली चॉइस उम्मीदवार ए है, दूसरी चॉइस उम्मीदवार सी है, तीसरी चॉइस उम्मीदवार बी है, चौथी चॉइस उम्मीदवार डी है। तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा जो मत है, मैं पहले नंबर पर इस व्यक्ति को चुनना चाहूंगा। अगर ये व्यक्ति किसी वजह से कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो मेरी दूसरी चॉइस उम्मीदवार सी है या उम्मीदवार बी है, जिसको भी वो अपनी सेकंड प्रेफरेंस देता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की जो वोट है वो प्रेफरेंस के तौर पे दी गई है, इसलिए प्रेफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं इसको। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, यानी एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए वर्ड पे, सिंगल, सिंगल मतलब एक, और ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि वो चीज दूसरे को दी जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। क्या दी जा सकती है, वोट। तो व्यक्ति केवल क्या डालेगा, सिंगल वोट डालेगा, लेकिन वो वोट कैसी होगी, ट्रांसफरेबल होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रेफरेंशियल वोटिंग की गई है तो वो कैसे जीत सकता है। सपोज करिए राउंड 1 हुआ, यानी पहली बार काउंटिंग हुई और किसी भी व्यक्ति को 50% या 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। ऐसे में क्या होगा, सपोज करिए एक कैंडिडेट है, उसको 49% वोट मिले और बाकी सब कैंडिडेट को कम वोट मिले हैं। एक को 25% मिले हैं और दूसरे को आप मान लीजिए जो भी है 26% मिले हैं, लेकिन और एक को 49 मिले हैं। तो उस व्यक्ति को 49 मिले हैं, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रपति नहीं बना। क्यों, क्योंकि उसने कोटा प्राप्त नहीं किया है। अब ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में दूसरा राउंड कराया जाएगा और दूसरे राउंड में सेकंड प्रेफरेंस के कैंडिडेट की वोट गिनी जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए कि आपके पास ABC 3 कैंडिडेट थे इलेक्शन में और कैंडिडेट ए को 49% मिले, दो को आप मान लीजिए 20% वोट मिले। ठीक है, टोटल कितना हो गया 69, और बाकी बचे हुए कैंडिडेट सी को मिले तो उसको 31% मिले हैं। इसमें सबसे कम वोट किसको मिले, कैंडिडेट बी को। तो सेकंड प्रेफरेंस के वोटों की गिनती कहाँ से की जाएगी, भाई जिसने कैंडिडेट बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी उन लोगों ने ए और बी को भी तो कुछ सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दी होगी। तो ऐसे में कैंडिडेट बी को राउंड से बाहर कर देंगे और उसको जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं उनकी सेकंड प्रेफरेंस को देखेंगे, उनमें से कितनी वोट कितनी वोट ए को मिली हैं और कितनी वोट सी को मिली हैं। अगर इसमें ए जो है वो 1% वोट और ले लेता है, यानी 50% क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कैंडिडेट ए क्योंकि वो 51% का कोटा पूरा करता है जीत जाएगा और यहीं पे काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस बार भी कैंडिडेट ए जो है वो 49 से मान लीजिए उसके 49.5% वोट ही उसको मिले, अभी भी पूरा कोटा नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी और उसमें जो कैंडिडेट जीतेगा उस कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि जब तक व्यक्ति को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगी तब तक कोई भी राष्ट्रपति चुनाव का
जो निर्वाचित उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कितने भी राउंड तक चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल जाती। अब चलते हैं यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर या जो फेडरल प्रिंसिपल के ऊपर, कि हमारे यहाँ पर हमने संघीय प्रिंसिपल, संघीय सिद्धांत को कैसे अपनाया है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जो स्टेट हैं वो एक जैसे नहीं है, कोई स्टेट बहुत बड़ा है, कोई स्टेट बहुत छोटा है, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर 100% वजन आपके केंद्र का है तो 100% राज्य का होना चाहिए, यानी इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। और क्योंकि बहुत छोटे और बहुत बड़े राज्य हैं, राज्यों में संतुलन नहीं है, तो इसलिए हर एक राज्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में इक्वल वेटेज मिले, यानी यूपी के वोट का उतना ही वेट हो जितना कि नागालैंड का है, क्योंकि नागालैंड बहुत थोड़े लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए इसके लिए भी समानुपातिक या जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका सिस्टम हमने अपनाया है। तो इस तरीके से हमने बताया था कि किस तरीके से केंद्र और राज्यों को बराबर का अनुपात दिया गया है, कैसे इनकी वोट की वैल्यू इक्वल की जाती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी को आप फेडरल प्रिंसिपल बोलते हो या यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेंटर एंड स्टेट बोलते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। इसकी मूल विशेषता ये है कि ये प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित है। अब ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ, आप सभी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और केवल तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसको निम्न सदन में अपना जो बहुमत है वो प्राप्त रहे। अगर वो निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसकी सरकार उसी समय गिर जाती है। इसलिए इसको प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित प्रणाली बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि संसद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो उस समय सवाल उठेगा कि क्योंकि जो कार्यपालिका है, जो प्रधानमंत्री है या मंत्रिमंडल है, वो अब नहीं रहे, क्योंकि अब वो उनका जो सरकार है वो गिर चुकी है, तो उस समय शासन को कौन कमांड करेगा। उस समय शासन को हेड करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और यही है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट है इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, कौन व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके लिए सबसे पहली विशेषता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना, यानी भारत का नागरिक होना। और नागरिक होने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप एक और चीज को नोट कर सकते हैं, ब्रिटेन में अगर वहाँ का यूएसए में अगर वहाँ का राष्ट्रपति बनना है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पे तो महाराज महारानियाँ होते हैं। तो यूएसए में अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो वो वहाँ का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कंडीशन क्या है, केवल नागरिक होना चाहिए। वो नागरिक कैसा भी हो, चाहे वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो, चाहे वो बोर्न सिटीजन हो, ठीक है, नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। दूसरी क्या है, completing the age of 35, he or she must have completed the age of 35, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर खुद राष्ट्रपति हो, वो चुनाव लड़ना चाह रहा हो, या किसी स्टेट का गवर्नर हो, या किसी स्टेट या यूनियन में मिनिस्टर हो, यानी कोई एमपी या एमएलए के पद पे हो, तो वो कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा वो ऐसी योग्यताएं पूरी करता हो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। तो एमपी, और यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने क्या बोला, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्वालिफिकेशन रखता हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने
अगेन इसमें बहुत सारी बातें लिखने की बजाय लोकसभा शब्द लिखकर यहाँ पे कितने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। आप देखिए कि अगर लोकसभा सदस्य बनने के लिए अगर एक एमपी के इलेक्शन लड़ने पर इसलिए रोक लग जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा जुर्म किया है जो 2 साल से ज्यादा कारावास होने की जिसमें संभावना हो, तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसका कहने का मकसद यहाँ पर ये है। तो अब आप देखिए कि जैसा हमने लोकसभा राज्यसभा की जब एज वगैरह के बारे में पढ़ा था तो उस समय भी डिस्कस किया था कि लोकसभा की सदस्य बनने के लिए मेंबर की कितनी एज होनी चाहिए, 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स और राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35, ऐसा क्यों किया गया है? तो यहाँ पे आप अगर इनके मूल काम पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि लोकसभा के सदस्यों का मूल काम क्या होता है, जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाना। इसका मतलब इसमें एज मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो केवल जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करें। जनता क्या कहती है वो जस्ट एक मैसेंजर की तरह है, और मैसेज कैरी करने के लिए आपकी एज कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ही इज सपोज्ड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उससे उम्मीद की जाती है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करेगा, उसे प्रिजर्व रखेगा, उसका डिफेंस करेगा। और ये सब काम करने के लिए जरूरी है कि वो कुछ काम अपने विवेक से करेगा, अपनी खुद की सोच से करेगा। और उसे ये काम करने के लिए अगर अपने विवेक की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में 35 ईयर्स की एज में व्यक्ति ज़्यादा स्टेबल होता है। आप खुद ही फील करेंगे अगर आप अपने बारे में सोचिए कि आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले आप ज़्यादा मैच्योर थे या आज आप ज़्यादा मैच्योर हो। ऑब्वियसली आप एज के साथ आपकी मैच्योरिटी है जो है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार जो प्रेसिडेंट की एज है वो थोड़ा ज़्यादा रखी गई है। और अब देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसका जो हमने मेथड डिस्कस किया, उस मेथड की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। ये आलोचना क्या है? सबसे पहली आलोचना तो ये की जाती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर 4 कैंडिडेट हैं तो उनको जितने मत मिले हैं उस हिसाब से उनको पद दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्योंकि एक ही पद है, ऐसे में इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के तहत रखना या ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। क्योंकि ऐसा कहाँ संभव है? केवल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में संभव है, और राष्ट्रपति का पद केवल एक ही है। ठीक है। दूसरा क्या कहा जाता है? दूसरा इसमें कहा जाता है कि इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग की बात तो की गई है, लेकिन संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि व्यक्ति प्रेफरेंशियल वोटिंग करेगा ही। अब सपोज करिए कि कुछ लोगों ने केवल अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बताई और सेकंड थर्ड फोर्थ जो प्रेफरेंस है वो मेंशन ही नहीं की, तो ऐसे में आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है किसी को भी उसमें कोटा प्राप्त ना हो, और वो निश्चित कोटा प्राप्त ना होने के बाद, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, आपको फिर से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसलिए यह आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग को कंपलसरी किया जाना चाहिए। यानी जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं उतनी प्रेफरेंस देना वोटर के लिए ज़रूरी कर दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, जैसे एक क्वालिफिकेशन रखी गई है कि उसका नाम जो है वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ऐसे में तो जो नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं वो तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उसमें एक शर्त रख दी कि वो पहले से 100 एमपी या एमएलए को जानता हो जो उसका नॉमिनेशन फॉर्म भरने में अपने हस्ताक्षर करके हेल्प करें। लेकिन एक जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर्सनैलिटी है, क्या उसके लिए ये संभव है?
तीसरा, इसकी एक और आलोचना करते हुए कहा जाता है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि ये लोगों की समझ से बाहर है, तो इसे थोड़ा इजी बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप चाहे इस मेथड की कितने भी क्रिटिसाइज करो, मेन चीज़ हमने जो देखी कि हमारे सिस्टम को, हमारी परिस्थितियों को जो मोस्ट सूटेबल मेथड्स थे वही हमने अपनाए हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं वो आज तक विवाद रहित रहे हैं, अच्छे से हमारा सिस्टम रन कर रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इनमें हालांकि थोड़ा बहुत दम है और इनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जैसे जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स हैं वो कंपलसरी किया जाना चाहिए कि हर कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंसेस उस पर कंपलसरीली अंकित करे, है ना। ये जो नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वाला है ये क्रिटिसिज्म सही लगता है, लेकिन जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की बाढ़ आ जाएगी। और इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फालतू का पैसा है और जो बार बार चुनाव हारने के बाद भी केवल इसलिए कि वो एक रिकॉर्ड बनाने लग जाते हैं कि सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन हारा, इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो हमें इलेक्शन को हेक्टिक नहीं बनाना है, हमें इलेक्शन को ज़्यादा खर्चीला नहीं बनाना है, इसलिए कोशिश की जाती है कि जो फिलहाल सिस्टम है वो ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म से रिलेटेड बात हुई। अब बात हुई कि इस इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो क्वालिफिकेशंस हमने देखी, जो प्रोसेस हमने देखा, उसके थ्रू जो व्यक्ति प्रेसिडेंट चुनकर आएगा उसे कैसे हटाया जाएगा, वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव की कार्यावधि मैक्सिमम 5 साल तक के लिए होती है। 5 साल के बाद हर हालत में 6 महीने पहले ही इसका कार्यकाल खत्म होने के, वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने से 6 महीने पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या 5 साल से पहले राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? जवाब है हाँ। कैसे हो सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, हो सकता है राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे, हो सकता है राष्ट्रपति बीमार हो जाए और अपना काम करने की क्षमता खो बैठे, या ये हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने काम का निर्वहन सही तरीके से ना करे और उसको उसके पद से हटा दिया जाए। ठीक है, तो जैसा कि पहला है कि वो रेजिग्नेशन करेगा, तो वो रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, तो रिजाइन कभी भी कर सकता है, उसकी खुद की मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसकी डेथ हो जाए तो डेथ हो जाएगी, उसके बावजूद भी 6 महीने के अंदर नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन करा लिए जाएंगे। जब तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह लेंगे। अगर बीमार हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति लेंगे, जैसे वो स्वस्थ होंगे वो अपने पोस्ट पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है और उसकी जगह उपराष्ट्रपति ने ली है तो उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति केवल और केवल 6 महीने तक काम कर सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकती है, सपोज करिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपने पद पर नहीं है किसी वजह से और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो अब कौन होगा? ऐसे समय में जो राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास चला जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। और हमारे देश में एक बार ऐसा हो चुका है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं वो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटाएंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाता है, हिंदी में इसको महाअभियोग कहते हैं। तो महाअभियोग जो है वो कैसे होता है? महाअभियोग जो है उसका प्रोसेस आप किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। इसके बाद वो जिस हाउस में शुरू किया गया उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन किया जाना चाहिए कि उसके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। फिर राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए 14 दिन पहले कार्रवाई करने के, ताकि वो अपने पक्ष में अगर कोई बात रखना चाहे तो रख सके। उसके बाद 14 दिन बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी
और उस कार्यवाही में अगर 2/3 मेजोरिटी से जिस हाउस ने इस इम्पीचमेंट को शुरू किया है वो पास कर देते हैं, तो पास किया गया रेजोल्यूशन दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। दूसरा हाउस उसके ऊपर लगे आरोपों की जांच करता है, और अगर वो जांच में आरोपों को सही पाता है और फिर से अपनी 2/3 मेजोरिटी को उसको पास कर देता है, तो जिस समय ये रेजोल्यूशन पास होता है उसी समय से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त समझा जाता है, यानी राष्ट्रपति इम्पीच्ड हो चुका माना जाता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूएसए में 25वां संविधान संशोधन ला करके डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट दोबारा से इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया गया है। आप अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली नजर आएंगी। ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल सही कहा था कि वी हैव नॉट गिवन हिम एनी रियल पावर बट वी हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी, कि हमने जो राष्ट्रपति का पद बनाया है उसको बहुत ज़्यादा सत्ता दी है, बहुत ज़्यादा गरिमा दी है, डिग्निटी दी है, लेकिन हमने उसे एक रियल हेड नहीं बनाया है। हमने उसे केवल और केवल कैसा बनाया है, नॉमिनल हेड बनाया है और इलेक्टेड हेड बनाया है। इलेक्टेड क्यों, मैंने बताया ना, वो इलेक्शन से चुन के आता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, इसलिए इलेक्टेड हेड है। और इलेक्टेड हेड होने की वजह से ही इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति के से संबंधित भारत के संविधान में कौन से भाग में और कितने कितने आर्टिकल में प्रोविजंस किए गए हैं। फिर हमने इलेक्शंस देखा कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो किन कानूनों के अंतर्गत होते हैं। फिर हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों को देखा। इसके बाद हमने इनको डिटेल में समझा, और फिर लास्ट में हमने राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस जानी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव की क्या आलोचनाएं की जाती हैं, और राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, नमस्कार।